नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजधानी कोचिंग सेंटर अशोक राजपथ पटना से आपका मित्र, सहयोगी और मेंटर शैलेंद्र। आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूं ये बहुत ख़ास है। विद्यार्थियों की अपेक्षा रहती है, समास में उनको बहुत समस्या आती है। तो पहले तो सिविल कोड क्लर्क की जो परीक्षा की तैयारी जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी मैं बता दूं कि इसको आप निगलेक्ट नहीं कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। हो सकता है एक दो प्रश्न समाज से भी पूछ दें। और ये बात भी मैं बता दे रहा हूं कि इसको ये ऐसा वीडियो है कि किसी भी लेवल के क्लास 5 से लेकर के और पब्लिक सर्विस कमीशन तक की तैयारी करने वाले सारे स्टूडेंट्स देख सकते हैं। और मेरा विश्वास है कि बिना लेंदी किए हुए आपको एट ए ग्लांस, एक नज़र में समाज समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अगर सचमुच मैं एक नज़र में आपको समझा सकूं और अगर आपको ये उपयोगी लगे तो आप निश्चित रूप से इसकी सूचना दीजिएगा, आप कमेंट आप डालिएगा, जैसा भी लगे। अगर बुरा लगे तो बुरा ही डालना भाई, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपके लिए उपयोगी होगा। तो और जगह मैं नहीं कहता हूँ कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वो मैं नहीं कहता हूँ। इसमें मैं स्पेशल कह रहा हूँ कि आपका फीडबैक मुझे चाहिए ताकि मैं समझ सकूँ कि आपके लिए ये वीडियो कितना उपयोगी है। चलिए शुरू करते हैं। समास बहुत संक्षेप में मैं इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो समास है, अब इसमें सैद्धांतिक बातें तो बहुत लंबी है, मैं थोड़े थोड़े शब्दों में समझा देता हूँ। बाकी समास पहचाने के ट्रिक मैं बता दूंगा आपको। तो दो पदों का मेल समास कहलाता है। पद कहते हैं शब्द को ही, शब्द जब वाक्य में चला जाता है तो पद कहलाता है। जैसे कमल एक शब्द है और कमल खिल गया में, कमल खिल गया में कमल एक पद है। ये संज्ञा पद हो गया और ये क्रियापद हो गया, दो ही पद हो गए यहाँ। ये संज्ञा पद है और खिल जाना ये क्रियापद है। तो कोई भी शब्द जब वाक्य में चला जाता है तो वही पद कहलाता है। अब है कि दो पदों के मेल को समास कहते हैं। तो यहाँ देखिए, ये है राजा एक पद, ये है कन्या एक पद। तो इस दोनों को मिला दिए। दरअसल ये ऐसा है, राजा की कन्या, तो की को हटा दिए विभक्ति चिन्ह को और राजा और कन्या को मिला दिए तो ये बन गया राजकन्या। तो ये नया जो पद बना इसको कहेंगे सामासिक पद, इसे कहेंगे सामासिक पद। यह जो काम हुआ है ये समास कहलाता है। और ये जो नया पद बना दो पदों को मिलकर समास के सहारे, तो ये पद कहलाया आपको सामासिक पद। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए कि इस समास में, इस राजकन्या शब्द में, सामासिक पद में ऐसा हुआ है कि की विभक्ति का तो लोप हो ही गया है। आप यहाँ देखिए कि राजा के आ का भी लोप हो गया है। तो ऐसा बहुत कुछ हो सकता है समास में कि कभी पद उलट जाएंगे, कभी विभक्ति का लोप हो जाएगा, तो कभी ऐसा भी होता है कि पूरा का पूरा पद ही लुप्त हो जाता है। तो वैसे जैसे जैसे प्रकरण आएगा वैसे वैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चूँकि इसको लेंदी किताबी भाषा में मुझे समझाना ही नहीं है, मैं ट्रिकी आपको एक नज़र में आपको मैं समझा देना चाहता हूँ समास। मैं देखता हूँ कि कितना मैं सफल हो पाता हूँ। तो आप देखिए कि ये जो समास है, पहले जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं दे देता हूँ, उसके बाद ट्रिक्स की बात करूँगा।
तो ये जो समास है आपका, ये समास मुख्य 4 ही होता है। एक होता है अव्ययी भाव, दूसरा होता है तत्पुरुष, तीसरा होता है बहुब्री, और चौथा होता है द्वंद्व। इसके वर्तनी को ध्यान से देखिएगा, दम में हुआ लगा हुआ पर अनुस्वार। ये अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है, इसी पहला को प्रथम पद कहते हैं। तत्पुरुष में दूसरा पद या इसी को उत्तर पद भी कहते हैं, बाद वाला पद। चूँकि संस्कृत में 3-3, 4-4 शब्दों में भी समास हो सकता है, लेकिन हिंदी में 2 ही शब्द में समास होते हैं, इसीलिए इसको दूसरा पद या उत्तर पद कहते हैं। तो दूसरा या उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष में। बहुब्री में दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, एक अन्य पद आकर प्रधान हो जाता है, अन्य पद प्रधान होता है। और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों को उभय भी कहते हैं। उभय मतलब दोनों पद प्रधान, तो दोनों पद प्रधान। तो ये बेसिक बात हुई कि ये 4 चीज़ें हुई। अव्ययी भाव का पहला पद प्रधान, तत्पुरुष का दूसरा, बहुब्री का में दोनों में से कोई नहीं अन्य, और द्वंद्व में दोनों के दोनों। अब ये पद की प्रधानता क्या है, एक नज़र में आपको मैं बता देता हूँ, फिर ट्रिक्स पर मैं आ जाऊँगा। तो पद की प्रधानता क्या है, आप उसको समझ लीजिए। जैसे वही उदाहरण दिया था, ये एक वाक्य बनाते हैं उस उदाहरण से। राजकन्या आ रही है, तो यहाँ 2 पद है, राजा और कन्या। दोनों पद के साथ आ रही है क्रिया को जोड़कर देखते हैं। राजा आ रही है, तो आपको भी लग रहा होगा कि ये गलत है, राजा आ रहा है, आ रहे हैं होगा, कन्या आ रही है, तो ये सही हो गया। मतलब क्रिया जो है दूसरे पद के साथ है, तो दूसरा पद प्रधान हुआ, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, राजकन्या। मतलब पद की प्रधानता का मतलब ये हुआ कि वाक्य में जिस शब्द के साथ, जब उस शब्द से वाक्य बनाएंगे, तो वाक्य में जिस पद के साथ, जिस पद के अनुकूल क्रिया होगी या लिंग होगा या वचन होगा, वही पद प्रधान माना जाएगा। यही पद की प्रधानता का मतलब होता है। प्रायः किताबों में तो लिखा हुआ है पद प्रधान होता है, लेकिन कैसे होता है ये समझाया शायद नहीं गया है, मैंने नहीं देखा। चलिए अब ट्रिक की बात करते हैं, जिससे एक नज़र में आपको ये पद, ये समास समझ में आ जाए। अब ये 4 ही हैं, अब इससे ब्रांचेज निकलेंगे, वहाँ मैं आपको बात करता। जैसे आपको जिज्ञासा हो रही, कर्मधारय कहाँ गया, द्विगु समास कहाँ गए, जो प्रचलित हैं उसके बारे में आप सोच रहे होंगे। मैं तुरंत आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। पहली बात कर रहे हैं अव्ययी भाव समास का। अव्ययी भाव समास, देखिए इसको अगर पहचानना है तो पद प्रधान है कि नहीं है, इन सारी बातों को भूल जाना है। केवल ये देखना है कि पहला ट्रिक है इसका कि जो भी समास अव्ययी भाव का उदाहरण होगा, जो भी सामासिक शब्द, उसका पहला पद उपसर्ग होगा। अव्ययी भाव समास का पहला पद उपसर्ग होता है। सॉरी, जैसे उदाहरण लिखते हैं, आज जन्म,
इसका विग्रह होगा जन्म से। अब देखिए इसमें पहला पद उपसर्ग लगा हुआ है आ। उसी तरह से लिखते हैं बेरहम। आप देखिए बिना रहम के, तो पहला पद उपसर्ग लगा हुआ है। कोई भी देखेंगे, बहुत सारे उदाहरण होंगे। जैसे देखिए प्रतिदिन, तो दिन संज्ञा है, इसमें प्रति पहला पद उपसर्ग लगा हुआ है। तो अव्ययी भाव के एक लक्षण ये हुए कि उसका पहला पद छोटा होता है, वो उपसर्ग होता है। वो हो सकता है आ, वी, यावत, आन, भर, नी, हर, बे, ना इत्यादि। ये उपसर्ग प्रायः अव्ययी भाव के पहले आते हैं। ये उपसर्ग आजन, विख्यात, याब्ज जीवन मतलब यावत जीवन, अनसोचे, अनजाने, अनपूछे, भर दिन, भर रात, भर पेट, निसंदेह, हर रोज, बेलगाम, नाहक, ऐसा आता है। और भी उपसर्ग हैं, ये जो प्रमुख हैं वो मैंने बता दिया। तो अव्ययी भाव की एक पहचान है कि पहला पद उपसर्ग होगा। एक और कंडीशन है अव्ययी भाव में, दूसरा एक पहला तो आप इसको मतलब आप ध्यान में रखिएगा कि अव्ययी भाव समास जो होता है उसका पहला पद उपसर्ग होता है। दूसरा जो होता है कि कोई शब्द यदि रिपीट हो जाए, दोहरा जाए, तो पक्का पक्की अव्ययी भाव होगा। दूसरा लक्षण इसका ये है कि यदि कोई शब्द दोहरा जाए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। यदि कोई शब्द दोहरा जाए, रिपीट हो जाए, यदि कोई शब्द दोहरा जाए तो अव्ययी भाव समास होता है। उदाहरण देखिए, दिन दिन मतलब दिन पर दिन, दिन के बाद दिन, रात रात, कोठे कोठे, एक कोठे से दूसरे कोठे, द्वार द्वार, एक द्वार से दूसरे द्वार इत्यादि। बस यह दो लक्षण काफ़ी हैं अव्ययी भाव को पहचानने के लिए। एक याद रखना है कि पहला पद अगर उपसर्ग दिखे तो अव्ययी भाव मानना है, और दूसरा लक्षण इसका है कि अगर कोई शब्द रिपीट हो रहा हो, दोहरा रहा हो, तो उसको अव्ययी भाव मानना है। ये दो चीज़ें अगर याद है आपको, तो सारे अव्ययी भाव के जितने भी उदाहरण हैं, सारे के सारे उदाहरण आपकी पकड़ में हैं। अव्ययी भाव में इतनी ही बात आपको ध्यान में रखनी है, और कुछ लेंदी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सारे उदाहरण इसी से आपकी पकड़ में आ जाएंगे। अब दूसरा तत्पुरुष में चलते हैं। अब आप ये देखिए तत्पुरुष समास। ये दूसरा तत्पुरुष समास में इसका उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन उससे आपको झमेले में नहीं पड़ना है। तत्पुरुष समास का कोई भी पद अगर होगा तो उसको विग्रह से आप पहचान सकते हैं। जो है उसका विग्रह कीजिएगा
तो बीच में कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक में से किसी का चिन्ह प्रकट हो जाएगा। इतने चिन्ह बीच में प्रकट हो जाएंगे विग्रह करते ही। को, से, द्वारा, के लिए, का, की, के, में, पर, इतने चिन्ह प्रकट हो जाते हैं बीच में। अब मैं दिखलाता हूँ आपको। देखिए, सुख प्राप्त, जो है विग्रह करेंगे सुख को प्राप्त, ये को चिन्ह आ गया बीच में विग्रह में, मतलब ये तत्पुरुष है। अब देखिए दूसरा, बाण विद्ध, बाण की दोनों स्पेलिंग चलती है, वान बाण दोनों। वान से विद्ध मतलब बाण से घायल, से चिन्ह आ गया। ये देखिए तुलसी कृत, तो तुलसी द्वारा कृत, देखिए द्वारा चिन्ह आ गया। अब देखिए रसोई घर, रसोई के लिए घर, के लिए चिन्ह आ गया। राजपुत्र, राजा का पुत्र। अब देखिए राजकन्या, राजा की कन्या, का चिन्ह आ गया, ये के चिन्ह आ गया। के चिन्ह रेयर आता है लेकिन आ सकता है। जैसे राजपुरुष, तो राजा का भी या राजा के भी पुरुष, इसका क्या मतलब है राजपुरुष का? तो इसका मतलब है पहले जो राजा के सिपाही होते थे उनको राजपुरुष कहते थे। तो यहाँ का भी लग सकता है, के भी लग सकता है। अब देखिए युधिष्ठिर, तो युद्ध में स्थिर, में चिन्ह आ गया। एक कहेंगे कि सठ ये था, ये स्थिर, ये कैसे हो गया? तो समास के भीतर संधि होती है, तो जब ये दोनों पद मिले हैं तो संधि हो गई है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। ये स का मूर्धन्य स हो गया है और ठ का ठ हो गया है। समास के भीतर संधि हो सकती है लेकिन संधि में समास कदापि नहीं होता है, तो इसलिए ऐसा हुआ। आप बीती, तो आप पर बीती। अब देखिए सीधे है कि उसका विग्रह करके देखना है। जो ही कारक चिन्ह लग जाए और अर्थ निकल जाए तो समझ जाना है कि तत्पुरुष है। ये कर्म कारक का चिन्ह लगा है तो ये जो है सो करण कारक का चिन्ह लगा है। ये भी द्वारा जो है सो करण कारक का ही चिन्ह है। ये जो है संप्रदान कारक का चिन्ह है। ये जो है ये तीनों ये संबंध कारक का चिन्ह है और ये दोनों ये अधिकरण कारक का चिन्ह है। तो इसी को कहते हैं द्वितीया से सप्तमी विभक्ति तक लगती है, संस्कृत में कहते हैं। ऐसे कहते हैं कि कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष।
तो 1 2 3 4 5 तो हो गए, छठा कहाँ गया? एक और लगता है, तो से यहाँ लगा हुआ था, इसलिए मैंने उसको उस समय नहीं दिखला, अब अलग से दिखला देता हूँ। जैसे ये देखिए, पदच्युत, तो पदच्युत, तो ये होगा पद से च्युत, अलग हुआ, हटा हुआ। तो यहाँ अपादान कारक की विभक्ति आ गई। तो यही 6 कारकों की विभक्ति आती है: कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। मतलब कोई शब्द सामने आए उसका विग्रह करना है। विग्रह करने पर अगर को, से, द्वारा, के लिए, का, की, के, में, पर में से कोई चिन्ह आ जाता है तो आंख मूंद कर उसे तत्पुरुष समास लिखना है। बस इतनी बात समझ लेनी है और कुछ इसमें करना ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट, आगे आते हैं। अब एक तीसरा लिखते हैं, कर्मधारय समास। तीसरा लिखते हैं कर्मधारय समास। अब ये कहाँ से आ गए भाई? तो दरअसल तत्पुरुष ही 2 भेदों में होता है, व्यधिकरण और समानाधिकरण। तो जो तत्पुरुष आपको बताया वो तत्पुरुष के नाम से जाना जाता है, और जो तत्पुरुष अपना अलग एक लक्षण विकसित कर लिया तो कर्मधारय कहा गया। यहाँ ध्यान देना है कि चूंकि ये तत्पुरुष का भेद है तो इसका भी उत्तर पद ही प्रधान होगा। लेकिन इसमें मुख्य क्या बात होती है कर्मधारय समास में, जैसे इसका एक लक्षण होता है कि इसके दोनों पद विशेषण विशेष संबंध रखते हैं। ये विशेषण विशेष संबंध क्या है भाई? तो एक पद इसका विशेषण रहेगा और दूसरा पद इसका संज्ञा रहेगा। इसी को विशेष विशेषण संबंध कहते हैं। कुछ उदाहरण देख लीजिए। एक तरह का कर्मधारय ये है, यह ध्यान रखिएगा, विशेषण विशेष संबंध वाला। एक पद विशेषण, दूसरा पद संज्ञा। एग्जाम्पल्स आप देखिए, कुछ उदाहरण देखिए आप, जैसे नील गाय। आप ध्यान दीजिए, इसमें जो है ये नीली विशेषण है और ये गाय संज्ञा है। एक पद विशेषण, एक पद संज्ञा, नील गाय। उसी तरह से जैसे नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। उत्पल मतलब कमल। तो नील गाय, इसका विग्रह कर सकते हैं नीली है जो गाय। तो ये है जो क्या है भाई? तो ये विग्रह करने का ढंग है, स्पष्ट करने के लिए। ये विग्रह अपने आप में है, नीली गाय, नीला कमल, नील कमल, नीला कमल, नीलोत्पल, नीला उत्पल। और भी एग्जाम्पल देते हैं, महात्मा, तो महान आत्मा। तो पहला विशेषण है
जैसे कहेंगे महात्मा, इसमें दो पद है, महान और आत्मा। तो पहला विशेषण है, दूसरा संज्ञा है, महान है जो आत्मा। तो इस तरह से ये एक पद विशेषण रहेगा और दूसरा पद संज्ञा रहेगा, तो उसको कर्मधारय कहना है। कर्मधारय का एक दूसरा जो भेद होता है, ये दो तरह से होता है कर्मधारय समास। तो दूसरा जो इसका भेद है, दूसरे तरह का जो कर्मधारय है, उसकी विशेषता यह है कि उसमें उपमेय उपमान संबंध रहता है। उपमेय उपमान संबंध, अब ये थोड़ा समझने की चीज़ है कि उपमेय उपमान संबंध क्या है। तो उपमेय उसको कहते हैं जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है उसको उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाती है उसको उपमान कहते हैं। दो भिन्न वस्तुओं में तुलना करते हैं, तो एक की तुलना की जाती है और दूसरे से की जाती है। तो जिसकी की जाएगी वो उपमेय है और जिससे की जाएगी वो उपमान है। जिससे तुलना की जाती है वो उपमान है। अब उदाहरण से समझते हैं। संसार सागर, सॉरी ये संसार सागर, तो संसार की तुलना सागर से की गई है। तो संसार है उपमेय और सागर है उपमान। इसका विग्रह होगा सागर के समान संसार, या विग्रह होगा संसार रूपी सागर। उसी तरह से, और आप इसमें दोनों पद संज्ञा रहते हैं, लेकिन एक की तुलना, उसमें एक पद, पहले वाले कर्मधारय में एक पद विशेषण था, दूसरा संज्ञा। इसमें दोनों संज्ञा रहेंगे, लेकिन एक की तुलना दूसरे से की जाएगी। जैसे देखिए, स्त्री रत्न, स्त्री रत्न, तो स्त्री है उपमेय और रत्न है उपमान। तो रत्न के समान स्त्री मतलब रत्न के समान कीमती, बहुमूल्य, आदरणीय। तो रत्न के समान स्त्री या स्त्री रूपी रत्न। उसी तरह से देखिए, और भी एग्जाम्पल है, बहुत सारे। पुरुष सिंह, पुरुष सिंह, तो ये उपमेय है और ये उपमान है। पुरुष की तुलना सिंह से की जा रही है, तो कहेंगे सिंह के समान पुरुष, या ऐसा कहेंगे पुरुष रूपी सिंह। तो इस तरह के चरण कमल, तो चरण कमल के समान, या कमल के समान चरण, या चरण रूपी कमल। तो इसमें दोनों ही पद संज्ञा रहते हैं, लेकिन एक की दूसरे से तुलना की जाती है। तो इसको उपमेय उपमान भाव का मतलब कर्मधारय दो भाव में हुए, एक विशेषण विशेष्य भाव का मतलब विशेषण विशेष्य संबंध वाले, एक पद विशेषण दूसरा पद संज्ञा। और दूसरा हुआ कि दोनों पद संज्ञा होंगे, लेकिन एक उपमेय रहेगा दूसरा उपमान रहेगा, मतलब एक की तुलना दूसरे से की जाएगी। तो बस इतना ही है कर्मधारय। और चूंकि ये तत्पुरुष ही जाति का है, इसलिए उत्तर पद इसमें प्रधान रहेगा। ये दो बातें आप समझते हैं तो कर्मधारय समास समझते हैं। दैट्स ऑल। नेक्स्ट,
तीसरा है द्विगु समास। द्विगु का अर्थ होता है दो गाय। इसका लक्षण होता है कि इसका पहला पद हमेशा संख्या होता है। पहला पद संख्या का बोध कराएगा, 1 2 3 4 5 6 इत्यादि संख्या का बोध कराएगा। जैसे देखिए, जैसे दुअन्नी तो 2 आना का समाहार, चवन्नी तो 4 आना का समाहार, पसेरी तो 5 शेरों का समाहार, सतसई तो 700 दोहा आदि का समाहार। समाहार मतलब मिला जुला रूप। पंचवटी तो 5 बटों का समाहार। अब इसमें देखिए 2 4 5 7 5, इसी तरह से पहला पद संख्या का ही बोध कराएगा। इस तरह का एक लक्षण बहुब्रीहि में भी होता है, लेकिन वो इससे अलग होता है। जैसे वो ऐसा होगा, पंचानन, 5 है आनंद जिसके, दशानन, 10 है आनंद जिसके। तो जब बहुब्रीहि पर आएंगे, चतुरानन, 4 है आनंद जिसके, ये सब बहुब्रीहि है। क्योंकि बहुब्रीहि में भी एक भेद होता है, संख्या पूर्वपद द्विगु बहुब्रीहि। तो ये बहुब्रीहि हैं, ये द्विगु में नहीं है। ऐसा क्यों है? तो बहुब्रीहि पर जब आएंगे तो दोनों का कंपैरिजन करके आपको बता देंगे। तो द्विगु में इतना समझना है कि इसका पहला पद संख्यावाची होता है। बस इतना ही। द्विगु में अगर आप समझते हैं तो अक्सर तो आप सारे के सारे सही करेंगे। केवल उतना का जो कन्फ्यूजन रहेगा वो मैं जब बहुब्रीहि पर आऊँगा तो आपको बता दूँगा। ये सब जो हैं कर्मधारय, द्विगु आदि, ये सब तत्पुरुष परिवार के ही है। सब में उत्तर पद प्रधान होता है। जब परिवार बदलेगा तो मैं स्वयं बता दूंगा आपको। अब द्विगु के बाद 2 ऐसे समास का जिक्र करते हैं जो कभी कभी पूछता है। एक है उपपद। तो ये तत्पुरुष का ही एक टाइप है। जैसे देखिए, इसका क्या होता है, इसका अंतिम पद अधूरा रहता है। अंतिम पद अधूरा रहता है। जैसे देखिए, अंडज में अंडा तो पूरा पद है, ज मतलब जन्म लेने वाला। अंतिम पद अधूरा रहेगा तो ये तत्पुरुष का भी उदाहरण होता है और उपपद का भी उदाहरण होता है। जैसे देखिए